लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोग के सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। भारत के अंदर कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। धर्म के अनुसार उनकी वेशभूषाएं अलग हैं, उनका खान पीन अलग है और इसके साथ में ही उनके द्वारा बोले जाने वाली लैंग्वेज भी अलग है। और इसी कारण से भारत विश्व पटल पर पहचाना जाता है कि इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री होने के बावजूद भी ये सब एक साथ संगठन में कैसे रहते हैं। और हम लोग इस चीज को मानते हैं कि इतने धर्म होने के बावजूद भी हम लोग उनके अंदर एक बैलेंस जो है वो बनाकर रखते हैं। तो आज जो है हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं टुलू लैंग्वेज के बारे में। रिसेंटली ये डिमांड उठी है कि इसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए और 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए। हम लोग पूरा प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे कि यदि इसको शामिल किया जाता है तो इसको कौन से शेड्यूल के अंदर रखा जाएगा, क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है और कौन से स्टेट्स के अंदर ये मांग उठ रही है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ट्विटर पर ये कैंपेन जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। कई बड़ी हस्तियों के द्वारा यहां पर ट्वीट किया जा रहा है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ट्विटर कैंपेन फॉर टुलू एज ऑफिशियल लैंग्वेज गेट्स गुड रेस्पॉन्स। यहां तक कि जितने एक्टर्स हैं उन्होंने भी इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेशन दिखाया है। रक्षित शेट्टी, पृथ्वी अंबार, इन्होंने भी इसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया और कहा है कि 8th शेड्यूल के अंदर टुलू लैंग्वेज को शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन ये पहली बार नहीं है, 2020 से ही ये मांग जो है वो उठती हुई आ रही है कि टुलू लैंग्वेज को 8th शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाए। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये आज की ही न्यूज है, 15 जून 2021 की। और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी इस चीज को पुश किया है कि टुलू लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए। तो चलिए बढ़ते हम लोग न्यूज की ओर। ट्विटर पर एक कैंपेन जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है कि जो टुलू लैंग्वेज बोली जाती है कर्नाटक और केरल के अंदर, उसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए। और लगभग 2.5 लाख ट्वीट जो हैं वो लोगों के द्वारा संडे को किए जा चुके हैं। यहां आप लोग देख सकते हैं कि कई बड़ी बड़ी हस्तियों के द्वारा ट्वीट किए जा रहे हैं। ये लैंग्वेज तो मुझे समझ में नहीं आती है, यदि आप लोग की आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इनका अर्थ बताना। लेकिन अभी 8th शेड्यूल में टुलू लैंग्वेज को शामिल करने के लिए हर तरफ से ट्वीट जो है वो किए जा रहे हैं। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे ओपिनियन क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसका ड्रॉबैक हो सकता है, ये भी हम लोग जानेंगे। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। कई सारे कोर्सेज जो हैं वो हमारी ऐप पर हैं, तो ऐप पर जाइए, वहां पर एनसीईआरटी के पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके साथ में ही वहां पर आईबीपीएस, क्लरिकल, आरआरबी के कई सारे कोर्सेज जो हैं वो काफी कम रेट में, ये मान के चलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ बना है स्टडी ग्लोज अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे सितारे आप हैं। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बेझिझक आप लोग इंस्टा पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग देखें कि पूरे विश्व में सबसे जो मोस्ट लैंग्वेज बोली जाती हैं 10, उनके बारे में थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंग्लिश को। देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मंदारिन जो लैंग्वेज है इसको सबसे ज्यादा बोला जाता है, लेकिन अभी आप लोग के माइंड से ये डाउट जो है मैं क्लियर कर दूंगा। यहां पे देखिए कि सबसे पहले इंग्लिश को लेते हैं तो 1131 मिलियन जो लोग हैं इनके द्वारा ये लैंग्वेज बोली जाती है, नेटिव जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा, और टोटल जो पर्सन्स हैं वो बोलते हैं। तो टोटल हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि 1131 मिलियन जो लोग हैं वो इंग्लिश को बोलते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। 1117 मिलियन जो लोग हैं वो मंदारिन लैंग्वेज, जो कि चाइना की लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं। तो हम लोग यहां पे ये कह सकते हैं कि इस राउंड के अंदर नेटिव जो पर्सन है, मतलब वहां के परमानेंट जो पीपल्स हैं, वो ज्यादा इस लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं। लेकिन इंग्लिश जो है, यहां पर दोनों आप लोग आंकड़े जो है वो देख सकते हैं कि नेटिव के और जो अदर पर्सन जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया है इंग्लिश को, तो वो चीज इसको बैलेंस कर रही है। हिंदी जो है वो 3rd नंबर पर आ रही है, 615 मिलियन जो लोग हैं वो इसको बोलते हैं। चलिए, डाउट आप लोग के माइंड से क्लियर कर देते हैं। मंदारिन जो लैंग्वेज है इसको नेटिव पर्सन्स के द्वारा
सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ये भाषा है, जबकि इंग्लिश जो है वो ओवरऑल कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो यहां पर जो नेटिव इंग्लिश बोली जाती है, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश है, यूएस है, वहां पर उनको हम लोग कहेंगे कि वो नेटिव इंग्लिश बोलते हैं, और जिन्होंने अडॉप्ट किया है उनकी संख्या जो है वो ज्यादा है। भारत की हम लोग बात करें तो भारत के अंदर टोटल 22 जो शेड्यूल लैंग्वेज हैं जिनको 8th शेड्यूल के अंदर जगह दी गई है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि एक लैंग्वेज हमारे पास में कौन सी है, डोगरी है। इसके साथ में ही राजस्थान की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए वहां पर हिंदी लैंग्वेज ज्यादा चलती है। सिंधी है, इसके साथ में ही गुजराती है, मराठी है, कोंकणी है, मलयालम है। कई सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो इंडिया के अंदर बोली जाती हैं, लेकिन टोटल जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो है 1652। इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। देखिए, यही रीजन है कि यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वहां पर हिंदी को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। तो हमको ये यहां से सीखना भी पड़ेगा कि हिंदी को यदि यूएन के अंदर रिकॉग्नाइज करवाना है तो यहां पर हम लोगों को एक भाषा के ऊपर आना होगा। रिकॉग्नाइज जो भाषाएं हैं वो कितनी हैं? टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको 8th शेड्यूल के अंदर जगह दी गई है। एंडेंजर्ड 191 लैंग्वेजेस हैं। इसका मीन्स ये है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, वो खत्म होती जा रही हैं। और यूनेस्को के द्वारा आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एटलीस्ट 6 इयर्स तक यदि कोई व्यक्ति अपनी मदर टंग को बोलता है तो उसके बाद में लैंग्वेज गैप जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग टुलू लैंग्वेज जो है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो है हिस्ट्री वो क्या रही है। तो ये जो है वो एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि 2000 साल पहले से ही बोली जा रही है। और रॉबर्ट कार्लवेल जो हैं इन्होंने अपनी बुक ए कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविडियन ऑफ साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इस भाषा का जिक्र किया है। वहां लिखा है वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेजेस ऑफ द द्रविडियन फैमिली। तो ये बुक जो है यहां पे आप लोग देख सकते हैं, इस बुक के अंदर इस टुलू लैंग्वेज का जिक्र किया गया। ये लैंग्वेज तो मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी यदि आप लोग को आ रही है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहां पर एक एक वर्ड जो है उसको अलग अलग लिखा गया है, लेकिन जब वर्ड्स को हम लोग कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से ये टुलू लैंग्वेज जो है वो लिखी जाती है। अब यहां हम लोग बात करें कि भारत में वर्तमान में ये लैंग्वेज जो है वो कहां बोली जाती है, तो टुलू इज ए द्रविडियन लैंग्वेज और 2 स्टेट्स के अंदर ये बोली जाती है। एक तो है कर्नाटक और दूसरा है केरल। कर्नाटक के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक तो है दक्षिण कन्नड़ और दूसरा है उडुपी। उडुपी काफी चर्चा में रहता है। केरल के अंदर कासरगोड जो है यहां पर इस लैंग्वेज को बोला जाता है। 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 18,46,427 लोग जो है वो इस लैंग्वेज को बोलते हैं। यहां पर हम लोग कर्नाटक और केरल की लोकेशन को देख सकते हैं। बेसिकली ये जो लैंग्वेज है वो साउथ की लैंग्वेज है। यहां पर डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग देख सकते हैं, एक तो है कासरगोड और दूसरा है उडुपी। और ये कौन से हैं? ये है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। एजुकेशन के यदि पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करें तो कर्नाटक की गवर्नमेंट स्कूल में कुछ साल पहले ही जो है वो इस तुलु लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था स्कूल्स के अंदर। और 2020 में 956 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चूज किया था एज ए ऑप्शनल लैंग्वेज टुलु को, जो कि 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। इसके लिए कैंपेन जो है वो काफी ज्यादा रन हुआ था और उस कैंपेन का नाम था जय तुलुंद। तो जय तुलुंद जो है ये कैंपेन काफी रन हुआ था और ये भी डिमांड में आया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भी टुलु लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाए। इसके लिए एक ट्वीट जो है वो काफी चला था, #एजुकेशन इन टुलु। और आज हम लोग इसी चीज के तो बारे में बात करने वाले हैं कि काफी ज्यादा ट्वीट जो हैं लगभग 2.5 लाख के आसपास वो संडे को किए गए हैं। यदि टुलु के आर्ट, कल्चर और सिनेमा की यदि बात की जाए तो यहाँ पे 2 डांस फॉर्म जो हैं वो आप लोगों को पता ही होगा। एक तो है पडन्ना और दूसरा है यक्षगण। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी ये पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। और इसके साथ में ही 5 से 7 टुलु फिल्म जो हैं वो हर साल रिलीज होती हैं सिनेमा के अंदर। और हर दिन मंगलुरु और उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर थिएटर्स के अंदर टुलु फिल्म जो है इनको रिलीज किया जाता है। यदि हम लोग बात करें कि टुलु फिल्म को यदि रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज और 22 लैंग्वेज के अंदर इसको शामिल किया जाता है तो इससे फिर फायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा?
देखिए, यदि हम लोग बात करें साहित्य अकेडमी अवार्ड की, तो वो 22 लैंग्वेजेस के अंदर दिया जाता है और 2 अदर लैंग्वेजेस उसमें काउंट होती है। एक तो है उसमें इंग्लिश और दूसरी है राजस्थानी। यदि टुलू को भी इसमें काउंट किया जाता है तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जैसे जितने भी बड़े अवार्ड्स हैं वो भी इस लैंग्वेज के अंदर दिए जाएंगे। इसके साथ में ही बुक्स जो हैं उनको आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है टुलू लैंग्वेज के अंदर। और हम लोग बात करें पार्लियामेंट की, तो जो एमएलए हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट के अंदर इस लैंग्वेज का ऑफिशियली यूज कर सकते हैं। और हम बात करें एग्जाम की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसमें सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। देखिए, 8th शेड्यूल की यहां पर बात करना जरूरी है। जब 8th शेड्यूल बनी थी, स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो टोटल 14 लैंग्वेजेस जो थी वो डिक्लेयर की गई थी। लेकिन उसके बाद में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1967 में और सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया, हो गई है 15 लैंग्वेज। इसके बाद में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992 में और 3 लैंग्वेजेस को यहां पर इंक्लूड किया गया, वो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। टोटल हो गई है 18 लैंग्वेज। और इसके बाद में 4 लैंग्वेज जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जो है इनको 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा इनको जोड़ा गया। अब सवाल यह है कि यदि टुलू लैंग्वेज को जोड़ा जाता है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा? बेशक किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही इसको 8th शेड्यूल के अंदर काउंट किया जाएगा। यहां पर तेलुगु भाषा को मैंने रेड कर दिया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि तेलुगु भाषा के आधार पर ही 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश राज्य बना था और 56 दिन की हड़ताल जो थी वो पोटी श्री रामल्लू के द्वारा की गई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया था। हो सकता है कि आज जो है वो लैंग्वेज की बात की जा रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में फ्यूचर में लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट की मांग भी की जा सकती है। तो पहले भी हमारे सामने कई एग्जाम्पल जो हैं वो ऐसे सेट हो चुके हैं। यदि हम लोग बात करें कमीशंस की, तो सबसे पहले जून 1948 के अंदर 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में एक धर कमीशन बनाया गया था। उसने साफ तौर पर मना कर दिया था कि लैंग्वेज की बेसिस पर कोई भी स्टेट जो है वो बनाना नामुमकिन है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और जैसे ही दिसंबर 1948 में धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो जनता इससे काफी खुश नहीं थी, उन्होंने विरोध किया और इसी के साथ में ही उसी समय जेवीपी कमेटी का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनके द्वारा इस कमीशन को हेड किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो नेक्स्ट ईयर दी, लेकिन फिर भी जनता इससे संतुष्ट नहीं थी और इसी पर फिर 56 दिन की भूख हड़ताल पोटी श्री रामल्लू के द्वारा की गई और 1953 में तेलुगु भाषी नया राज्य बन गया, कौन सा? आंध्र प्रदेश। और इसके बाद में 1953 में 3 सदस्यीय फजल अली आयोग का गठन किया गया और सबसे पहला जो भाषा के आधार पर रिकमेंडेशन दी कि हां एक नया राज्य जो है वो गठित किया जा सकता है, वो है फजल अली कमीशन। यदि हम लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, यदि हम लोग 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात करते हैं, 1 नेशन 1 कार्ड की बात करते हैं, तो क्यों ना हम लोग 1 नेशन 1 लैंग्वेज की बात क्यों नहीं करते हैं? यूएन की जो 7 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर हिंदी को शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा कैंपेन चलाया जाए। तो चलिए 1 नेशन 1 लैंग्वेज की यहां पर बात की जाएगी। और अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि ये जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये वर्ड जो है ये कहां के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कहां से हमने इसको अडॉप्ट किया है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है कि कोरम का मींस क्या होता है। इन दोनों क्वेश्चंस का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना। चलिए, स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।